शक्ति माना जाता है, यानी स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को सामाजिक आर्थिक समानता प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण कहा गया है। नमस्कार, मैं हूं अनुजा और मैं हूं खुशबू। महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार के साथ साथ समाज के बारे में भी सोच सकती है। आज महिला बंधनों से मुक्त हो रही है, आसमान को छू रही है, घर से बाहर निकलकर परिवार के लिए मिसाल बन रही है, क्योंकि हमें पंख लग गए हैं। मौका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का है। आज पूरी दुनिया महिला के सम्मान और समान अधिकार की बात कर रही है, लेकिन आज हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जो कि सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि हर मुश्किलों को सामान करते हुए एक मुकाम हासिल कर चुकी है। आज पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुकी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपने हौसलों की एक कहानी बनाना, हो सके तो खुद को झांसी की रानी बनाना। आज मौका खास है, मौका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, जहां पूरी दुनिया आज महिलाओं के सम्मान और समान अधिकार की बात कह रही है, लेकिन हम कुछ और बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उनकी, जिन्होंने इन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए एक मुकाम हासिल कर लिया है और आज पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गई हैं। ये वही है जिन्हें कभी ये कहकर घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया कि समाज क्या कहेगा, या अगर घर वापस आने में देरी हो गई तो कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन ये रुकी नहीं, ये जरी नहीं। कभी शेरनियों की तरह दुश्मन से भिड़ गई, तो कभी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी ममतामयी छवि भी दिखाई। घर में कैसे सबको एक साथ रखना है से लेकर बाहर सब कैसे मैनेज करना है, सब कुछ आज इस युग की महिला ने सीख लिया है। इस समाज ने औरत को कई दर्जे दिए हैं। कभी माँ बनाकर उसकी पूजा की, तो कभी उसी औरत के चरित्र पर उंगली उठाकर उसे उसी समाज के सामने बेआबरू कर दिया। अगर औरत समाज के हिसाब से चले तो वो एक आदर्श महिला है, लेकिन अगर उसने समाज की सोच से कुछ अलग करने की सोची तो वो औरत चरित्रहीन बन जाती है। घर में बेटी को स्कूल भेजने से पहले ये ख्याल आता है कि इसे पढ़ाने का कोई फायदा है या नहीं, और अगर यही पैसे उसके दहेज के लिए जमा करें तो अच्छा घर मिल जाएगा, और अगर पढ़ाया भी तो वही प्रोफेशन चुनना जिसमें 6 बजे तक घर वापसी हो जाए, क्योंकि 6 बजे के बाद शायद तुम उन बलात्कारी सोच रखने वाले लोगों को मौका दे दो जिनका 6 बजे के बाद शायद कुछ भी करना जायज हो जाए। लेकिन औरत जब बाहर जाकर दुनिया के सामने अपने आप को मजबूती से रखती है, डिफेंस में जाती है, बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए खड़ी होती है, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स का खिताब जीतती है, तो यही समाज खुद को इसका श्रेय दे देता है। वैसे इस समाज का हिस्सा कभी अपने भी होते हैं, इसीलिए शायद किसी ने कहा है कि अभी कई मुश्किल राहों पर जाना है, कई चुनौतियों का सामना करना है। तू रुक मत, चलता रह, रुकावटें कितनी भी क्यों ना हो, सफलता के राह में तू हौसला रख, एक दिन जीत जाएगा। इन महिलाओं की ये कहानी कुछ यही बयां करती है, और ऐसे सिर्फ 2 या 4 नाम नहीं बल्कि कई है।
इसलिए अब समय है खुद के लिए एक प्रेरणा बनने की और बस आगे बढ़ते रहने की। कदमों को थामो, ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उद्देश्य उन महिलाओं को याद करने का भी है जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक रूप से अपने जीवन में बदलाव कर सशक्त अपनी जो आइडेंटिटी है उसे स्थापित किया है। और इस बार का जो थीम है वो भी यही है कि मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता। और इसी के तहत इस बार जो है महिलाएं अपनी बात जनता के समक्ष रख रही हैं और अपनी कार्य क्षेत्र में और आगे बढ़ रही हैं। जी अनुजा, बिल्कुल सही कहा आपने। आज महिला जो है कहीं किसी भी तरीके से पुरुषों से कम नहीं है। कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं वहां सिर्फ उपलब्धि ही दर्ज नहीं करवा रही है, बल्कि वहां पर आज पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। और आज हमारे इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कुछ वैसी ही महिलाओं को जिन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि हम महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। और इसके लिए मैं जुड़ूंगी अपनी सहयोगी प्रभा शर्मा से, जो यहाँ पर न्यूज़ रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ेंगी और आपको दिखाएंगी बहुत सारी महिलाएं जो कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है महिला सशक्तिकरण की और लोगों को आगे बढ़ाने की। जन्म देती है, वो मौत से बचाती है, वो आगे बढ़ती है और वो नारी कहलाती है। और इसलिए शायद कहते हैं कि वो नारी है, वो कुछ भी कर सकती है। वैसे ये मजाक की बात है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर राजश्री जयंती हैं, जो कि पॉलिटिशियन है, कवित्री हैं और काफी दिनों से जो है झारखंड में काम कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे साथ चंद्रोशी पॉल जी हैं, जो कि काफी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। इसके बगल में यहाँ पर हमारे साथ हैं सुजाता भगत जी, जो कि एक पावर लिफ्टर है, स्पोर्ट्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। इसके आगे मोंजिता सिन्हा, जो कि एक काफी राज्य की सफल एंटरप्रेन्योर है। इस तरफ अगर हम लोग करें तो यहाँ पर अनुपमा सिंह है, जो एजुकेशनिस्ट है और बच्चों की पढ़ाई में काफी अहम योगदान दे रही हैं। इसके इधर हम यहाँ पर मिलाते हैं आपको डॉक्टर सुगंधा वर्मा से, जो कि ऑब्वियसली मेडिकल फील्ड में लोगों की सहायता कर रही है, झारखंड में यहाँ पर काम कर रही है। और आखिर में हमारे साथ हैं मोनिता सिन्हा, जो कि एक फिल्म आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस। आई थिंक उनको आपने स्क्रीन पर भी काफी कुछ देखा होगा। तो महिलाएं काफी सभी अपने अपने क्षेत्र में बिल्कुल अव्वल पर हैं और उनसे बातचीत करना उतना ही दिलचस्प होगा। तो सबसे पहले ये आपसे शुरुआत किया था हमने मैम। एक और गलती होगी, हमारे साथ एक जूनियर जर्नलिस्ट भी हमारी रचिका, जो कि यहाँ पर हमारे डिस्कशन में हमारा साथ देने वाली है। तो सबसे पहले राजश्री मैम आपसे शुरू करना चाहूंगी। आप प्रभा, मैं यहाँ आपको एक थोड़ा सा रोकना चाहूंगी प्रभा। जैसा कि अभी अभी आपने बहुत सारी महिलाओं से मिलाया, सबके फील्ड को बताया कि यहाँ पर सुजाता भगत जो है वो पावर लिफ्टर रह चुकी है, मोंजिता सिन्हा जो है वो एंटरप्रेन्योर है, राजश्री जयंती जो कि पॉलिटिशियन है, मोंजिता सिन्हा एक फिल्म आर्टिस्ट और अनुपमा सिंह जो कि एडुकेशन के फील्ड में काम करती है। इसके साथ ही सुगंधा वर्मा जो कि डॉक्टर है और चंद्रोशी पाल जिन्होंने जर्नलिज्म के फील्ड में खुद को इतना आगे बढ़ाया। हम एक एक करके हर किसी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी सुजाता भगत जो कि पावर लिफ्टर है। चाहे वो डिबेट को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, स्पोर्ट्स में हो, मतलब लगता था कि जब मैं पास आउट कर रही थी तो मेरे हाथ में करीब स्कूल में 7 मेडल्स आए थे हर एक फील्ड से। तो एक लीडरशिप की क्वालिटी कहेंगे कि जन्म तो वहीं से लिया आज की भाषा में। उस वक्त तो नहीं जानती थी कि लीडरशिप क्या होता है। और धीरे धीरे जब एक बार मैं चूँकि एंकर भी हूँ, तो मैं कहीं कार्यक्रम कर रही थी और वहाँ पे कुछ लीडर्स भी आए हुए थे। तो वहाँ पे उस समय साहित्य संस्कृति प्रकोष्ठ हुआ करता था, हमारे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उस समय मुझे पार्टी पॉलिटिक्स से उतना कुछ खास लेना देना नहीं था। तो जब वो लोग आए तो वो लोग जब एंकरिंग सुने तो आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी जो उस समय थे और आज नहीं है, उन्होंने ये मुझसे पूछा कि आप क्यों नहीं कला साहित्य संस्कृति प्रकोष्ठ में जुड़ जाती हैं। मुझे लगा जुड़ना है तो काम तो कर ही रही हूँ कला साहित्य संस्कृति के फील्ड में,
और बहुतों को मैंने बढ़ाया है इस फील्ड में। तो ये मुझे गुमान है कि मैंने बच्चों से शुरू किया था कि आप भी ऐसा काम करो। जी। तो इस तरह से जुड़ते जुड़ते मैं उस समय आई और आज जिस भी पोजीशन में हूँ तो हूँ। राजश्री मैम, आपने जो अपना ये अपना सफ़र बताया, उसमें लगता है कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट होता है, बोलना जो ज़रूरी होता है। महिलाएं बोल नहीं पाती और आपने बोलना शुरू किया, आप मंच पे गई, उसके बाद कवित्री बनी, एंकर अब रिप्रेजेंट कर रही हैं, और अब पॉलिटिशियन में तो बोलना जो है कितना महत्व रखता है एक महिला की ज़िंदगी में। बोलना तो महत्वपूर्ण है ही, और सबसे बड़ी बात कि जो बोलने में एक आत्मविश्वास और सच्चाई की जो झलक है वो मिलनी चाहिए। आई कांटेक्ट में बात करने की एक जो क्षमता है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। उससे वो झलक पता चलता है कि हम अंदर से वो बातें नहीं कर रहे, और जब दिल से निकलती है बात तो दिल तक लोगों का पहुँचती है। जी, तो अभी आपको लगता है कि दिल तक सबकी आपकी बात पहुंच रही है? क्योंकि आप कवित्री है मैम, तो ऑब्वियसली एक कविता तो हम ज़रूर सुना। जब आप बात कर लीजिए मैं तो इसमें सुना। जी ज़रूर, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे साथ चंद्रोशी पॉल है मैम। मैम, एज अ जर्नलिस्ट आपने कैसे अपना सफ़र जो है वो शुरू किया? सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी इस टीवी चैनल को, और जितने भी दर्शक हैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी बधाई। आपने पूछा कि जर्नलिस्ट की शुरुआत कैसे की या कैसे मैं करियर बनाई, तो मुझे लगता है कि शिक्षा जो है ये सिर्फ महिला का नहीं, स्त्री पुरुष दोनों को ही शिक्षा में इंटरेस्ट भी लेना चाहिए, और जितना हो अपने शिक्षा को बढ़ाना भी चाहिए। मेरी बैकग्राउंड साइंस एंड आर्ट्स दोनों में है, और आज ही मैं सुबह किसी को बता रही थी कि जाना था मुझे मेडिकल फील्ड में, लेकिन जब मुझे लगा कि जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरी और मैं निभा पाऊँगी इसको, तो मेरे घर में मैंने जब इस बात को रखा तो पिताजी बहुत चिंतित थे कि दूर दूर तक तब किसी को नहीं जानते थे जो कि पत्रकार हों, लेकिन भैया ने कहा कि जब वो जर्नलिज्म करना चाहती है, पत्रकार बनना चाहती है, तो उसे जो भी सपोर्ट चाहिए वो बताए, हम लोग करने को तैयार हैं। और जर्नलिज्म विभाग से मैं पढ़ाई की, उसके बाद भी मास्टर्स भी मैं कंटिन्यू रखी जॉब करते हुए, और पढ़ाई मैंने कभी नहीं छोड़ा। अभी मैं पीएचडी में भी एनरोलमेंट करवाई हूँ। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को शिक्षा को अपने हथियार के तौर पर हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि डिग्री हासिल करते रहें, लेकिन पढ़ते रहना चाहिए और लिखते रहना चाहिए। इसी से सोचने की शक्ति महिलाओं में अधिक आती है, या पुरुषों में भी। जी, ये बहुत सही कहा आपने मैम। लेकिन एक और चीज़, क्योंकि मैं खुद जर्नलिज्म की पढ़ाई की और अब इस फील्ड में काम कर रही हूँ, तो एक सवाल आया कि जैसे अभी जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो शायद थोड़ा आम हो गया है जर्नलिज्म फील्ड में जाना, और आपने जैसे कहा कि उस समय बहुत कम, मुझे लगता है, महिला पत्रकार भी रही होंगी उस समय। तो उस समय माहौल कब था, क्योंकि पेरेंट्स से कहीं ना कहीं आपको परमिशन मिल गई कि आप काम करें, उसके बाद जब फील्ड में आई तो कैसा एक्सपीरियंस था? लोगों के सोच के विपरीत मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अधिक सपोर्ट मिला। मैं आज भी जो भी हूँ, जितने भी पुरुष उस समय दिग्गज पत्रकार थे, किसी ने कभी नहीं कहा तुमसे ये नहीं हो पाएगा। इंटर्नशिप किए तो बलबीर दत्त सर थे, लिखना शुरू की रांची एक्सप्रेस में, प्रभात खबर में, उस समय हिंदी ही थी, यहाँ पर बड़े अंग्रेजी अखबार कब नहीं आए थे, तो हम हरिवंश जी ने भी अपॉर्चुनिटी दिया। फिर मैं अपना काम शुरू की हिंदुस्तान टाइम्स में। मैमन मैथ्यू सर एडिटर थे, तो उन्होंने तुरंत, वो मुझे नाम से छंदोश्री करके नहीं, वो हमेशा लड़की इधर सुनो, और कुछ भी छोटा से छोटा, इनफैक्ट मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगी मेरे सारे पुरुष कर्मियों का। हालांकि सारे लोग सीनियर थे मेरे से, लेकिन उस समय सारे पुरुष लोग पत्रकार दीर्घा में, विधानसभा में बैठे होते थे, और सर का, मैथ्यू सर का, या उस समय शाजी जोसेफ, अभी सुमन श्रीवास्तव सर भी हैं, इन लोगों का मुझे कि हाँ कर सकती है, अच्छा अपॉर्चुनिटी तो दो, देखो ना कर सकती है कि नहीं, हम लोग तो हैं ही संभाल लेने के लिए। ये काफ़ी अच्छा था मेरे लिए एक्सपीरियंस गेन करना, और ये भी था कि मैं कभी भागी नहीं, कतराई नहीं,
मुझे जो भी करने के लिए कहा गया, मैं तुरंत उसको करने को तैयार शायद थी। यही कारण है कि आगे इनकरेजमेंट मिलता गया, सपोर्ट मिलता गया कि हाँ शायद आप वो कर सकती हैं जर्नलिज्म फील्ड में, क्योंकि जब आप नए नए आ रहे हैं, अगर झारखंड में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं महिलाओं को कि अच्छा ये फील्ड में लड़कियां भी काम कर सकती हैं। वैसे आप जर्नलिज्म फील्ड से तो काफ़ी कुछ और टॉपिक्स हैं जिन पे हम बाद में बात करेंगे। चलते हैं हमारे अगले गेस्ट की तरफ, जहाँ पर सुजाता भगत हैं। मैम, आप सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बल्कि पहले पुलिस में भी अपनी सेवा दे चुकी हैं, तो आपका कैसा सफ़र था उसके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार सभी को, और मैं धन्यवाद दूंगी प्रभा को और समाचार प्लस चैनल को भी। जहाँ तक मेरी जर्नी का शुरुआत है, ये बचपन से ही हो चुका था, और पूरा क्रेडिट्स मेरे पेरेंट्स को जाते हैं, और वो शुरू से ही मुझे इनकरेज किए कि गेम्स में चाहे अपना स्टडीज़ के लिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए वो इनकरेज किए। और मैं अपना प्रशंसा तो नहीं करूँगी, लेकिन मोटा मोटी सारे फील्ड में मैं अव्वल रही। जैसे क्लास का भी मैं फर्स्ट गर्ल हुआ करती थी, स्कूल का भी, और डिबेट कंपटीशन। प्रभा, यहाँ मैं एक सवाल सुजाता जी से पूछना चाहूँगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सुजाता जी जो है वो पावर लिफ्टर है, मतलब समझा अगर इनको देखा जाए तो ये वो फील्ड है जहाँ पर हमेशा मेंस का दबदबा रहा है, लेकिन आज वहाँ पर वो अपनी पहचान बना चुकी है। तो कैसा उन्हें लग रहा है? जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगी। एक सवाल आया है कि जैसे आप जिस फील्ड में हैं वहाँ पर मेंस का दबदबा काफ़ी रहा है पहले से, अब शायद चीज़ें चेंज हुई होगी समय के साथ, तो अभी और अब पहले में क्या आप देखती हैं फर्क? मेंस का दबदबा सही में, मैं जिस समय ज्वाइन की थी बहुत गिने चुने लोग थे पुलिस में, लेकिन मैं बोलूँगी कि मेन हमेशा हमें सपोर्ट किए हैं। जो भी सीनियर ऑफिसर्स थे हमेशा काम सिखाए हैं, चाहे जो भी रात दिन जब भी हो, एज ए गार्जियन, एज ए भाई, जिस तरह का हमें सपोर्ट किया। और वैसे बोला जाए तो हर जगह दो चार अपवाद मिलते हैं, उस जगह पर भी था, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हर फील्ड में मिलते हैं रेयर एलिमेंट्स जो है, लेकिन सपोर्टिव रहा और सपोर्टिव रहा जी। काफी supportive प्रभा, यहाँ रहा। एक और हम देख पा रहे हैं ना, जैसे कि वो पावर लिफ्टर रह चुकी हैं, जी। तो पावर लिफ्टिंग के फील्ड में जो उनका एक्सपीरियंस था उसके बारे में हमें जानना है। जी बिल्कुल, क्योंकि पावर लिफ्टिंग वाला जो एक विभाग है वो हमने छोड़ दिया, उसमें कैसे एंट्री की और उसमें कैसे कुछ, क्योंकि हम एक कहते हैं ना तकिया कलम की अगर मजबूत है, ताकतवर है, पुरुष के लिए वो शब्द हम यूज़ करते हैं, औरत के लिए ये शब्द यूज़ नहीं करते। पावर लिफ्टिंग में भी आना मेरे लिए एक एक्सीडेंट से कम नहीं था, क्योंकि मैं जिस समय लाइफ दौर से गुजर रही थी और डिप्रेशन कम्प्लीटली चली गई थी, मेरे एक डॉक्टर जो फ्रेंड है वो मुझे सजेस्ट किए कि आप जिम ज्वाइन करो और कुछ करो, थोड़ा सा मन लगा हुआ रहेगा तो आप डिप्रेशन से ऊपर जाओगे, क्योंकि आप स्पोर्ट्स के थ्रू से ही मतलब आगे अपना कैरियर बनाए हो। तो फिर मैं जिम जाने लगी, एक लोकल कंपटीशन हुआ, बच्चे जो जिम के बच्चे हैं जी, तो वो मुझे बोले मैम आप कर सकते हो, आप बहुत पावरफुल हो। तो उनका जब उनको मेरे ऊपर विश्वास आया तो मुझे भी कुछ विश्वास आया। ये कंपटीशन हुआ था रांची का गुरु नानक स्कूल में, और ईस्टर्न इंडिया था, तो उसमें मैं बहुत 1 मंथ का प्रैक्टिस में मुझे 2nd प्लेस मिला था। जी। तो आज मुझे लगता है यहाँ से एक इनकरेज होता है, पुश जो मिल जाता है कि हाँ इस फील्ड में भी जा सकते हैं। और काफ़ी जो आपने कहा एक्सीडेंटली कि आप बुरी कंडीशन में थे, वहाँ से फिर पावर लिफ्टिंग में एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ी हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अभी रिप्रेजेंट कर रही हैं इंडिया को। अभी मैं जाती हूँ अगर मैं बात करूँ, 8 मार्च को हर साल महिला दिवस मनाया जाता है और ये हर साल अलग अलग थीम के माध्यम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार का जो थीम है वो काफ़ी अलग है, मजबूत भविष्य के लिए समान लैंगिकता। तो देखिए ये काफ़ी अहम हो जाता है, और मैं इस मंजुता सिन्हा से ये जानना चाहूँगी, क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योर हैं और महिलाओं के लिए एक एंटरप्रेन्योर होना वो खुद में काफ़ी बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि अगर आप मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको पता होता है कि आपको मेडिकल के क्षेत्र में काम करना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करना है, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो ऐसा शब्द है ना, जो लोग खुद से बनाते हैं कि हमें किस क्षेत्र में आगे जाना है, किस तरह के काम को चूज करना है, और अपने हिसाब से वो काम करते हैं। तो मैं मंजुता सिन्हा से जानना चाहती हूँ कि उनका कैसा स्ट्रगल रहा, किस तरह के अप्स एंड डाउन्स उन्हें देखने पड़े।
बहुत सही सवाल किया आपने अनुजा, क्योंकि जैसे जनुजा ने पूछा कि स्टार्टिंग से हम सोचते हैं कि इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल में जाना है, तो ये एक फिक्स रहता है कि हमें ये करना है, लेकिन बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योर बनना, ये कोई शायद इंडिया में खास करके नहीं सिखाता है। और आपने इसमें कैसे एंट्री ली? सबसे पहले समाचार प्लस को बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज हमें इतना इज्जत दिया, यहाँ पर बुलाया। थैंक यू प्रभा, आपको भी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं एक फोटोग्राफी लाइन से जुड़ी हुई हूँ और रांची में और झारखंड में भी अभी इस लाइन से बहुत कम ही कोई जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि मेरे को बचपन से ही हमेशा कुछ अलग करने का बहुत ही इच्छा था, जज्बा था। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी और मैंने बहुत लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी किया। मैं 2006 में मिस झारखंड रही, फिर शादी के बाद मिसेस झारखंड, मिस झारखंड, सावन क्वीन, विंटर क्वीन, इवन खादिस की प्रोफेशनल मॉडल एंड मिसेस इंडिया टॉप 20 में भी फिर। मंजिता, आपने सोचा तो कि कुछ अलग करना है, लेकिन उसकी इंस्पिरेशन या वो हिम्मत कहाँ से आई? फैमिली था या फ्रेंड्स थे? मेरे पापा शुरू से ही, हम 4 बहन हैं, तो मेरे घर में बेटा नहीं है, तो मेरे पापा मेरे को शुरू से, मेरे फैमिली वाले शुरू से मेरे को बेटा के जैसे ही बड़ा किए हैं और कभी मेरे को फील नहीं होने दिया कि मैं एक लड़की हूँ। मैं हमेशा मतलब कराटे, योगा, ये सब हमेशा, ये सब मैं बहुत परफॉर्म करती थी। स्कूल में भी मैं काफ़ी टॉप में रहती थी, मैं कॉलेज में भी नंबर 1 थी। मैं हर चीज़ में मैं नंबर 1 नहीं करना चाहती हूँ। मैं हमेशा मैं अपना एक लेवल बना के रखी थी, बट बीच में मेरी शादी हुई। अब जो उभरते सितारे हैं उनके लिए वो क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि उभरते सितारे भी चाहते हैं कि वो मिस इंडिया बने, मिस वर्ल्ड बने, फोटोग्राफर बने, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? अनुजा ने जो सवाल किया उसका जवाब दिए कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारे ताज अपने नाम किए, तो जो महिलाएं या जो लेडीज इसमें आगे बढ़ना चाहती हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि वो हिचकिचाना सबसे पहले छोड़ दे, वो आगे बढ़े, वो अपने पैर पे खुद खड़ी हो, किसी के बलबूते पे मतलब जीना मैं तो बोलूँगी छोड़ दे, क्योंकि उनको अपना अगर अपना नाम अपना बढ़ाना है, अपने को प्रेजेंट करना है, तो उनको कुछ कर दिखाना है। जी बिल्कुल, कुछ कर दिखाना है। और अभी तक हमने जितनी महिलाओं से बात की, इसमें एक कॉमन चीज़ है कि शिक्षा जो होती है वो काफ़ी जीवन में महत्व रखती है। और आगे भी मुझे लगता है जिनसे मैं बात करूंगी वो इस बात से एग्री करेंगे कि शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। और इस विभाग में जो काम कर रही हैं अनुपमा सिंह हमारे साथ हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। और मैम, अगर सिर्फ महिलाओं की बात करें तो मैं थोड़ा रोकना चाहूँगी आपको और अपने दर्शकों को आज एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाना चाहूँगी, जहाँ आज रांची के स्टेशन से लोहरदगा स्टेशन के लिए एक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया है, जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित किया गया। आइए देखते हैं। में भी महिलाएं किसी से कम नहीं। यही वजह है कि आज रांची में ट्रेन का संचालन यानी पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में कमान सौंप दी गई है। आज 8 मार्च झारखंड ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में ऐतिहासिक रहा है। ऐसे में महिलाओं का योगदान भी कहीं ना कहीं सराहनीय मानी जाती रही है। मैम, एक चीज़ आप बताइए, आज आप लोगों के हाथों में ट्रेन का संचालन है, क्या कहेंगे? आज महिला दिवस का दिन है। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें इतनी प्रायोरिटी दी गई है, इसकी वजह से थैंक यू। कार्य आप लोगों को करना है, आज महिला दिवस है, कैसे क्या कुछ करते हैं? हम लोग CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं। हम लोग जो भी ट्रबल शूटिंग होती है अप एंड डाउन ट्रेन में, उसकी मेंटेनेंस को देखते हैं और जो भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है गाड़ी में, जो गाड़ी आके यहाँ पे खड़ी होती है, उसके जितने भी ट्रबल आते हैं उसमें वो सारे हम लोग देख के उसको पास करते हैं। आज महिला दिवस का मौका है, आप लोगों के हाथों में कमान है, कैसे? आज हम पूरी महिलाएं जोश और उल्लास के साथ ट्रेन लेके जा रही हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। और भी जो भी महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं वो भी आज खुश होंगे। और महिला दिवस के लिए सभी महिलाओं को हैप्पी महिला दिवस। बहरहाल आज रांची लोहरदगा यह कहें तो ट्रेन का परिचालन महिलाओं को सौंप दिया गया है और आज महिला दिवस के मौके पर
तमाम कर्मचारी पदाधिकारी इस ट्रेन में महिला हैं। कह सकते हैं कि महिलाओं ने देश दुनिया में जहां लोहा मनवाने का काम किया है, ऐसे में इन महिलाएं ने साबित कर दिया है कि महिलाएं आज किसी से कम नहीं। अपने सहयोगी नवल के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। तो समय बदल रहा है, महिलाओं के साथ साथ अब हर जटिल से जटिल जो भी महिलाओं के सामने परेशानी आ रही है, उसको महिलाएं जो है खुद से उसको ख़त्म कर रही है और आगे बढ़ रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और दिखाएंगे आपको उनकी कहानी। सुनो 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 मेरी आवाज, सुनो सुनो नया ये साज। मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज। मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है समाचार प्लस की खास पेशकश में। हमें नहीं भूलना चाहिए कि समाज की आधी आबादी महिलाएं हैं और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। और मैं अब जानना चाहूँगी, हमारे साथ यहाँ पर मोनिता सिन्हा हैं जो कि फिल्म आर्टिस्ट हैं और वो काफ़ी लंबे से अपने करियर में आगे बढ़ रही हैं। मैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो समझना चाहूँगी, क्योंकि आज के समय में कई ऐसे युवा हैं जो फिल्म आर्टिस्ट बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो मैं यहाँ पर ज़रूर मोनिता सिन्हा से जानना चाहूँगी कि उनका स्ट्रगल कैसा रहा। काफ़ी सही था, क्योंकि जब मुझे लगता है मोनिता मैम ने ज्वाइन किया होगा फिल्म यहाँ पर, तो उस समय और भी ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि अभी तो क्रेज़ बढ़ गया है कि फिल्मों में काम करना है, एक्टिंग करना है। उस समय शायद ये उतना आसान नहीं होगा। बहुत मुश्किल था। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना ही मुश्किल है कि बंदी फिल्म में जा रही है जी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना, पता नहीं मतलब अच्छा फिल्म इंडस्ट्री में हो मतलब बहुत अजीब नज़र से लोग देखते हैं, लेकिन जब आप कुछ अचीव कर लेते हो ना तो आपको वही लोग फिर अप्रिशिएट भी करने लग जाते हैं। तो स्ट्रगल तो काफ़ी रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है। घर पे भी सो कि मैं एक मतलब डॉक्टर फैमिली से हूँ, तो एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट था कि ये फिल्म लाइन में जा रही है, थिएटर कर रही है, सीरियल्स कर रही है, टेलीफिल्म कर रही है, बहुत डिफ़िकल्ट है। उस समय सोचा कैसे, क्योंकि आपको पता था कि जो सोसाइटी है वो उसका ये रिएक्शन होने वाला है, ये क्या सोचते हैं, तो उस समय कैसे दिमाग में आया कि फिल्म में जाना है या एक्टिंग करनी है? ये एक्चुअली ना मुझे लगता है इसका 99% क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। उन्होंने मुझे इनकरेज किया, मोटिवेट किया, और सच में कितनी बारी ऐसा होता था ना घर पे लाइक कि किसी को पता नहीं कहाँ गई हूँ, बट मैं शूट करके आ जाती थी। कहाँ गई हो, हाँ कहीं इसके उसके घर गई हूँ, लेकिन फिर जब चीज़ें रिलीज़ होने लगी तो पता चला कि हाँ अब ये इसमें भी है। अभी भी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन बिल्कुल प्रभा, मैं मोनिता से ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि जैसा कि वो कह रही हैं कि अजीब नज़रों से लोग उन्हें देखते थे, लेकिन अब वो एक मुकाम पर पहुँच गई हैं, और पहले जो उन्हें अजीब नज़रों से लोग देखते थे, अब उन्हें क्या कहना चाहेंगी? जी, अब आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी जो अजीब नज़रों से आपको देखते थे? मैं सच कहूँ तो मुझे जहाँ तक मेरी रिसर्च और मैंने लोगों को देखा भी है ना, कि मुझे लगता है ना कि इस दुनिया का 99% आदमी या औरत कहीं ना कहीं फिल्म्स पे आना चाहता है, स्क्रीन पे दिखना चाहता है, पॉपुलर होना चाहता है, हिट होना चाहता है। लेकिन यही बात है ना कि अगर उसने जीन्स डाल ली, उसने अगर थोड़ा सा अच्छी मतलब कुछ गॉर्जियस लुक में आ गई तो वो गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर कहीं ना कहीं भावना तो ज़रूर होती है कि हमें भी हिट होना है, पॉपुलर होना है, सेलिब्रिटी स्टेटस। प्रभा, यहाँ मैं एक और सवाल मोनिता से ही नहीं बल्कि हमारे सारे गेस्ट से पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी मोनिता ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि उनके सफलता के पीछे उनके पति का हाथ है। तो जैसा कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि एक सफल इंसान, एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसा क्या औरतों के साथ भी है कि एक सफल औरत के पीछे पुरुषों का हाथ होता है? ये मैं हर किसी से जानना चाहूंगी प्रभा। इसके लिए डॉक्टर सुगंधा वर्मा है, जो कि खुद भी और डॉक्टर हैं और इनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। तो जो अभी सवाल किया यहाँ पर खुशबू ने कि जैसे अभी दो लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा है, तो एक हस्बैंड का या फिर किसी भी पुरुष का एक महिला के कामयाबी में कितना सहयोग रहता है? जी, सबसे पहले तो नमस्कार मेरे दर्शकों को, और मैं इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज के दिन इन्होंने हम जैसी महिलाओं को मौका दिया कि हम यहाँ आ पाएँ। और
सारी महिलाओं को आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा प्रभा, तो मैं इस बात से मैं काफ़ी मतलब मैं अग्री करती हूँ कि हर एक मीन्स हम महिलाओं के पीछे भी मतलब हमारे हस्बैंड या जो भी है उनका काफ़ी सहयोग होता है, काफ़ी वो मायने रखता है, हमें आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा वो मायने रखता है। तो इस बात से मैं पूर्ण तरीके से मैं सहमत रखती हूँ। और मैं खुद भी ये मानती हूँ, मैं खुद भी ये देखती हूँ कि हमारे जैसे फील्ड में जैसे जब शादी होती है तो शादी के बाद काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, हमारी लाइफ में चेंजेस आ जाती है, हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाती है, मतलब वर्किंग प्लेस में चेंज आ जाती है। तो इन सभी चीज़ों में हमारे हस्बैंड का बहुत ही ज़्यादा आपने सहयोग अपने पर्सनल अगर लाइफ की बात करें तो उसमें किन छोटी छोटी चीज़ों से एक्सपीरियंस किया है कि जो आपके लाइफ पार्टनर है या फादर है या भाई, उनका सपोर्ट रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे फादर का सबसे पहले अगर मैं अपने फादर की बात करूं तो मेरे लाइफ में मेरे फादर का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो हम 3 बहनें हैं और मेरे फादर मतलब हम लोगों को हमेशा एक अपने मतलब बेटों की तरह वो बढ़ावा दिए हैं। और हम तीनों बहन आज काफ़ी अच्छे सेटल्ड हैं, हम तीनों काफ़ी आगे निकले हैं। तो मेरे फादर का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है इसमें। और अभी एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, वो हर एक चीज़ में मुझे मतलब वो सपोर्ट करते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे निकलूं। आज अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं शायद उनके वजह से ही यहाँ भी आई हूँ। ये काफ़ी अच्छी बात है कहीं सुगंधा मैम ने भी कहा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में उठा, जैसा कि मोनिता मैम ने भी कहा था कि मैं अपने घर का बेटी नहीं बेटा हूँ, और जैसा कि सुगंधा मैम ने कहा कि मुझे बेटों की तरह पाला गया है। तो एक सवाल है कि बेटों की तरह क्यों पालना है, बेटियों की तरह क्यों नहीं पालना है, इस पर क्या कहेंगी सुजाता मैम? हाँ, मुझे तो बेटियों की तरह ही पाला गया, लेकिन ये चीज़ शुरू से ही बता दिया गया कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बराबर है। और उसी तरह ही हमारे अपब्रिंगिंग हुई थी। मुझे याद है हम लोग 3 भाई बहन, 2 भाई थे और मैं मिडिल में थी। हम जो कपड़े भी सिलते थे एक ही जैसे कपड़े सिलते थे तीनों भाई बहन का, लाइक यूनिफॉर्म। तो मैं बोलूँगी कि बेटी बन के भी आप आगे बढ़ो। बेटी आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, क्योंकि हमारे वुमेंस डे तो उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन बच्चा घर में पैदा होता है। उसी दिन वुमेंस डे का जो महत्व है सारी दुनिया को समझ में आ गया, जो बच्चा पैदा हुआ घर पर। फिर आगे का परवरिश से लेके देखभाल से लेके सारी चीज़ तो वुमेन पर ही टिका हुआ है। अब मैं अनुपमा सिंह पर जाना चाहूँगी, क्योंकि हमने सबसे बात की और अभी हम समानता की बात कर रहे थे मैम, और एजुकेशन की भी हमने कहा कि ये काफ़ी क्योंकि कहते हैं कि अभी जैसे 1 से लेकर के 14 वर्ष के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि शिक्षा ज़रूरी है बच्चों के लिए, और ख़ास करके उसमें 50% जो है महिला मतलब बच्चियों का होना, बालिकाओं का होना ज़रूरी है। तो आप इतने सालों से बच्चों को पढ़ाई में देख रही हैं, तो कितना महत्व देखती हैं शिक्षा का? सबसे पहले समाचार प्लस की पूरी टीम को, प्रभा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भविष्य भी आप लोगों का बहुत उज्जवल हो, क्योंकि मैं इस पूरी टीम को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरा फील्ड एजुकेशन के साथ साथ मीडिया लाइन भी है जी। तो एजुकेशन में मेरे पिताजी रांची यूनिवर्सिटी में सेक्शन ऑफिसर थे, तो एजुकेशन हमको वहाँ से मिला। मेरे पतिदेव झारखंड में मतलब हिंदुस्तान का पहला रीजनल न्यूज़ उन्होंने बनाया था, प्रतिबिंब केबल न्यूज़ आता था। तो हमें दोनों तरफ से बड़ा सपोर्ट मिला और मुझे मौका मिला शिक्षा के क्षेत्र में काम करने। तो बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट हमें समाज को, परिवार को समझने का मौका मिला, और उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म में इसको इम्प्लीमेंट करते थे। तो जहाँ शिक्षा की बात है तो शिक्षा हमारे पास एक इतना अच्छा साधन है, ये सफाई, जैसे हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं, तो शिक्षा के द्वारा हम लोग पेरेंट्स से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो हम बच्चों तक अपनी बात को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, और बच्चे जो होते हैं अपने टीचर की बात बहुत मानते हैं। जी प्रभा, यहाँ मैं एक और सवाल अनुपमा जी से ही पूछना चाहूँगी कि जैसा कि उन्होंने खुद बताया कि वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, वो जर्नलिस्ट भी है, लेकिन अगर हम शिक्षा की बात करें तो एक बच्चा होता है वो अपने फीमेल टीचर्स जो रहती हैं उनसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, उनकी बातों को ज़्यादा समझ पाते हैं। उन्हें क्या लगता है कि क्या ऐसा सच में होता है? हाँ, 100% होता है। हमारे बच्चे जो हैं अपने इतने पर्सनल बातें लेकर हमारे पास आते हैं कि हमें कभी बहुत ही आश्चर्य लगता, मतलब कभी कभी ऐसा लगता था कि हम शायद माँ से ऊपर हैं, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले हैं। और जब हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं तो वहाँ पे गांव की जो महिलाएं हैं
वो महिलाएं भी आकर अपना पर्सनल बात करती थी। और सबसे अच्छी बात ये कि वो उस बात को मानकर कई परिवार अपना विचार बदला है, क्योंकि शिक्षा जो है ये मानसिक शुद्धिकरण का रास्ता है और हम लोग किसी भी बच्चे के मन तक जा रहे हैं। अगर हम किसी भी बच्चे के मन को सही दिखा दें, और इसमें टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर एक सही टीचर मिल जाए तो बच्चा का ज़िंदगी बदल जाता है। हम लोग को स्कूल में मैथ्स में मेरा कई बार 0 आया, तो टीचर ने ये कहा कि तुमसे नहीं होगा, और हमने मान लिया कि हमसे नहीं हुआ। और जब मेरे बच्चों को टीचर पढ़ा रहे थे, हमको लगा मैथ्स इतना आसान है, काश हमको कोई वैसे बताता। बट हम लोग को ये बोल दिया तुमसे नहीं होता, हमने मान लिया। लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में इस बात को रखी कि हमारे कई स्टूडेंट आज जर्नलिज्म में हैं, IAS तक हैं। तो ये बच्चे आज भी फ़ोन करके हम लोगों से बातें करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमें सबसे मजबूत तंत्र किसी के दिल से ऊपर दिमाग तक जाकर अपनी बातों को समझाने का रास्ता मिलता है। अनुपमा मैम, क्योंकि हम यहाँ पर आज महिला दिवस में बातचीत कर रहे हैं, तो खास करके लड़कियों की बात करें तो कहीं हिचक रहती थी। जैसे यहाँ पर राजश्री मैम ने भी कहा कि उन्होंने बात करना शुरू किया, फिर वो प्लेटफॉर्म पर आई। तो लड़कियाँ जैसे जैसे स्कूल्स में आ रही हैं और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें और कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की? देखिए, बाहर के लेवल पे तो बच्चे भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज भी कर रहे हैं। इसमें ज़रूरत है फैमिली का जी। क्या अगर पेरेंट्स बच्चों की बातों को समझें, क्योंकि बच्चे कई, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आज का जनरेशन बर्बाद हो गया है, बातें नहीं सुनता है, ऐसे वैसे। कभी उनकी बात को सुनकर देखो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ 90 ईयर्स की हैं और मेरी बेटी वो भी मीडिया में ही है। तो वो क्या करती थी ना, रात को मोबाइल में कुछ देखती थी। तो मेरी मदर इन लॉ बोली तुम चेक नहीं करती हो, देखती नहीं हो। तो हमने भी उनकी बात को सुनकर देखा और मेरी बेटी दिखाई कि देखो वो ना एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, PG में एडमिशन लेना था, तो उस नेट से पढ़ती थी। तो बोली मम्मी तुमको कोई भी ये बात बोला, हम मान लिए थे कि वो गलत कर रही है, लेकिन जब उसने दिखाया तो हमें बहुत शर्म आई। तो उसके बाद उसने हमें भी इंटरनेट सिखाया, मोबाइल सिखाया, और कैसे हम क्षण भर में किसी भी चीज़ को कहीं से बिना किसी की मदद, बिना किसी के एहसान को प्राप्त कर सकते हैं, ये हुनर सिखाया। जी तो उस प्रभा, दिन हमने ये जैसा माना। अभी अनुपमा मैम ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा बेस है जो 2 जनरेशन्स के बीच में जो है बैलेंस बनाता है। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने खुशबू। लेकिन एक और बात मैम ने जोड़ी कि बहुत जल्दी हम किसी के बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं, और खास करके लड़कियों में ये काफ़ी आम है कि लड़कियों के बारे में सुन लिया कि वो रात में देर से जा रही है, फ़ोन पर बात करते हुए जा रही है। अगर आपने कुछ नहीं भी किया, आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये कर सकते हैं कि आप अपने गली में फ़ोन पर बात करते हुए लेट से जाओ, तो 10 लोग शायद आपके घर पर आके ये बोलना टोकना ज़रूर करेंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे, जो धारणा बहुत जल्दी लड़कियों और महिलाओं के लिए बनाई जाती है? समाज बहुत बदल रहा है। मैं पहले बताऊं कि ये जिस धारणा की आप बात कर रही हैं, ये था, ऐसा नहीं है कि ये कभी नहीं था, लेकिन धारणा समय के साथ बदल रहा है। आज ही का आप लीजिए कि आज का दिन जो है इंटरनेशनल वुमेन डे, इसमें कलर का थीम बहुत महत्व रखता है। पर्पल जो थीम है वो इक्वालिटी के बारे में बात कर रही है, हरा जो है वो होप के बारे में बात कर रही है, और वाइट जो है वो पीस के बारे में बात कर रहे हैं। अब है कि अगर इस तरह के कपड़े पहनकर कोई महिला, मैं देख रही हूँ रागिनी जी भी पर्पल पहन के आई हैं, मैं भी पर्पल पहन के आई हूँ, तो जानने की इच्छा और बताने की इच्छा, मैं जब निकल रही थी तो मुझे किसी ने ये जो टोकने वाली बात आती है, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ऐसा नहीं किसी ने कहा कि आप ख़राब लग रहे हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, क्या बात है आज पूरा पर्पल में। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इस जो मुझे तारीफ़ की गई या जो बात कही गई मुझे, मैंने इसको नेगेटिविटी में लिया। मैंने बहुत उत्साह से उनको बताया कि देखिए आज का दिन तो बहुत विशेष है, आज ये कारण से ये की हूँ। पहले जैसे राजश्री जी ने कहा कि बोलना बहुत ज़रूरी है, पहले महिलाएं बता देने से या एक्सप्रेस करने से, एक्सप्रेशन की कमी थी, एक्सप्रेसिव होने से बचती थी। और आज की तारीख में कहीं पर भी अगर उनको कुछ रोक के पूछा जाए, आपको लॉजिकल बनना पड़ेगा, आपके पास अपना जवाब सटीक रखना पड़ेगा, ताकि आप खुद तो जान ही रहे हैं, अगले को भी अवेयर करें। आपको मैं बताऊं कि अभी 6 मार्च को हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया। आपने पहले ही सवाल रखा था कि पुरुषों को कितना आप भागीदार मानते हैं। हमने 17 पुरुषों को सम्मानित किया जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत अपना अहम भूमिका निभाया जिन्होंने।
तो मैं बताऊंगी कि इन पुरुषों के बगैर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। आप इस न्यूज़ रूम में ही देखिए कि हम लोग यहाँ पर बैठकर कार्यक्रम कर रहे हैं, ये तमाम पुरुष जो अगल बगल हैं, इनके सपोर्ट के बगैर या इनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर एक अच्छा कार्यक्रम लेकर सामने आना, प्रस्तुत होना बहुत मुश्किल है। आपने छोटू भैया का बात किया तो मैं बताऊं कि उन्होंने भी इस बात को बहुत अच्छे से रखा था और उनसे मैंने हमेशा देखा था कि वो इक्वालिटी की बात करते थे। तो इक्वालिटी की बात जो है वो बहुत लंबे समय से आ रही है और ये समाज जो है इसमें एक्सेप्शन हमेशा रहेगा। हम चाहे कितना भी बदलाव लेके आए, लेकिन एक्सेप्शनल आपको 5, 6, 7, 8 लोग हमेशा मिलेंगे। ज़रूरत है कि आप उसको उभर के कैसे निकल के आते हैं, आप बिना लड़ाई किए चीज़ों को समझा के कैसे जी, निकल और के समय के साथ कैसे जी बदलते जी हैं। प्रभा, एक और बात, अभी जैसे कि अभी आपने एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट से बात किया, मैम ने बताया कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, और इसी बीच मैं बात करना चाहूँगी या मैं जानना चाहूँगी रितिका जो कि हमारी सहयोगी है, उसके बारे में। उसने अभी अभी ज्वाइन किया है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है और उसकी उम्मीदें कैसी है इस फील्ड से? मैं भी रितिका पर ही आने वाली थी कि जो मैम ने कहा आप उससे कितना अग्री करती हैं, क्योंकि समाज के दोनों पहिए हैं, महिला और पुरुष, तो अभी उनकी भागीदारी कितनी, और महिलाओं को आगे बढ़ाने में या फिर पुरुषों को आगे बढ़ाने में एक दूसरे का जो साथ होता है वो बराबरी का होता है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की यहाँ जितनी भी तमाम महिलाएं हैं उनको शुभकामनाएं, और जितने दर्शक हमें देख रहे हैं तो उन सारी महिलाओं को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैम ने कहा, बिल्कुल सही बात है, आज मैं भी यहाँ पे हूँ तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मेरे पापा का रहा है, काफ़ी सपोर्टिव है। मैम ने कहा कि हाँ, जैसा कि आपने एक सवाल पूछा था कि क्यों आखिर जो बेटियाँ होती हैं उन्हें कहा जाता है बेटा। हमने अपनी बेटियों को बेटे की तरह पाला, ऐसा क्यों? बेटियों को बेटी की तरह पाल के देखिए, मैं और मेरी बहन, हम 2 ही बहन हैं। मेरी बहन भी आज अच्छी जगह जॉब कर रही है, मैं भी आज यहाँ पे हूँ, जॉब कर रही हूँ। सिर्फ क्यों? क्योंकि मेरे पापा ओपन माइंडेड हैं। वो हमेशा से चाहें कि नहीं, शादी ब्याह नहीं बेटा, पहले तुम कुछ करो, पढ़ो, बनो, शादी होते रहेगी, सबकी होनी है। तो ये बात तो है। हाँ, पुरुषों का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे जितने भी सर हैं। जी, तो कहीं ना कहीं रितिका भी इससे एग्री करती हैं कि जितने भी क्या समाज के दोनों पहिए, महिलाएं पुरुष हैं, एक दूसरे के साथ के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। दोबारा हम एक बार जयश्री मैम के पास जाएंगे, राजश्री मैम के पास। बिल्कुल कि प्रभा, आप लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं जरूर आगे बढ़ी हैं और उन्हें और आगे जाना है, बहुत लंबा सफर है। लेकिन मैं सुगंधा वर्मा, डॉक्टर सुगंधा वर्मा से जानना चाहूँगी कि कोरोना काल ऐसा दौर था जिससे पूरी दुनिया प्रभावित रही थी और इस दौर में डॉक्टरों के लिए उनकी जॉब काफ़ी चैलेंजिंग थी, और इस दौर में उन्होंने खुद को कैसे एक्टिव रखा और किस ढंग से उन्होंने काम किया, और इसको वो किस तरह से साझा करेंगी हमारे साथ। सवाल में मैं थोड़ा 1-2 और सवाल सुगंधा मैम के लिए ऐड करते हुए जाऊंगी कि फैमिली को संभालते हुए और किस तरीके से बाहर लोगों को देखना, तो क्या ये पॉसिबल था कि आप बाहर के लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता करो और घर पर भी? जी बिल्कुल, जैसा कि मुझसे पूछा गया कि कोरोना काल में हमारे लिए कैसी परिस्थितियां रही या कैसे हम लोगों ने इस टाइम में अपने आप को संभाला एंड बाहरी समाज को भी देखा, तो इस बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये समय काफ़ी टफ रहा हम लोगों के लिए, बीइंग डॉक्टर हम लोगों के लिए या हमारे परिवार के लिए ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी रही, क्योंकि हम लोग ड्यूटी पे जाते थे। मेरे हस्बैंड भी वो काफ़ी टाइम उनकी ड्यूटी होती थी, और मैं बीइंग अ डेंटिस्ट मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोन थी इस डिज़ीज़ में कि क्योंकि हम जब भी हैं, हम जिस भी पेशेंट को देखते हैं तो बेसिकली हम उनके मुंह के अंदर ही हमारा जो भी काम है वो हम उनके मुंह के अंदर, तो हमारा ये डायरेक्ट कांटेक्ट होता था। बट ऐसी स्थिति थी कि हम छोड़ भी नहीं सकते, बहुत सारे पेशेंट होते थे जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती थी, तो उस टाइम पे हम लोग अपना बचाव करते हुए, हम कोशिश करते थे कि हम अपना बचाव करते हुए हम मरीज़ों की सेवा कर सके। इस काल में हम लोग कोरोना से पीड़ित भी हुए, हमारे परिवार में भी सारे लोग कोरोना से पीड़ित हुए, और होना हो कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन जो थी वो हम लोगों
के द्वारा ही घर तक पहुंची थी। तो ये समय काफ़ी कठिन रहा था हमारे लिए, बट फिर भी इन परिस्थितियों में भी हम लोगों ने मतलब जितना हो पाया हम लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया। अपना उस समय खास करके मैं जानना चाहूँगी कि दिनचर्या कैसी रहती थी? घर से आप घर जा पाती थी या नहीं, या हॉस्पिटल में किस तरीके से काम करते? घर में जैसे इन लॉज हैं या हस्बैंड है तो उनकी क्या देखना ऐसे हो पाता था, या फिर वो कोऑपरेट कर रहे थे और आप अपना काम कर रही थी? नहीं, फैमिली की पूर्ण तरह से मैं कहूँगी कि फैमिली की पूरी तरीके से कॉपरेशन रही है। पूरे इस टाइम में कॉपरेशन रही है। और हम लोग काफ़ी टाइम होता था कि हम लोग आइसोलेशन में भी रहते थे क्योंकि हम काम करते थे। अगर जब भी हमें लगता था कि हम एक्सपोज हो चुके हैं या एक्सपोजर के कुछ भी अगर हम चांसेस लगते थे तो हम काफ़ी टाइम आइसोलेशन में रहते थे। तो इस पूरे घड़ी में फैमिली की काफ़ी कॉपरेशन रही है। सारे लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है। तो फैमिली के कॉपरेशन के बिना ये संभव नहीं था। जी बिल्कुल। जैसा कि यहाँ पर प्रभा, जैसा कि हम देख रहे हैं समय बदल रहा है। महिलाएं आत्मनिर्भर के साथ साथ हर जटिल से जटिल समस्याओं का सामना करने को तैयार है, लेकिन आज भी एक डर उस समाज से है जो कई सवाल खड़े करता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस संदेश के साथ। नजरों से डर लगता है, बुरी खबरों से डर लगता है, चुप रहने से डर लगता है, अपने गुस्से से हट जा, जीने दे, हक है उड़ने दे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमारे साथ कई गेस्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कि अपने अपने क्षेत्र में खुद की एक अलग पहचान बना चुके हैं। लेकिन ब्रेक से पहले हमने एक संदेश के साथ ब्रेक लिया था, जहां उस समाज के डर के बारे में बात की थी जो महिलाओं के अंदर होती है। प्रभा, इस डर को कैसे खत्म किया जाए? क्या वो महिलाओं में चेंजेस आने से ही ये डर खत्म हो जाएगा, या इसके लिए पूरे समाज को साथ मिल करके चलना होगा? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जो डर है, हम महिलाओं को कहते हैं कि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी अगर घर की बात करें तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसी नौकरी हो जो 6 से 7 बजे तक जो है वो ख़त्म हो जाए और वो घर जल्दी आ जाए, रात के 9 या 10 ना बजे। वो डर अभी भी मन में रहता है। इसके बारे में क्या कहेंगे राजश्री मैम? बात तो सही, एक्चुअली वो डर तो है, लेकिन जब हम फील्ड में निकलते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम कब लौटेंगे। तो वो डर के आगे हमारा जो काम के प्रति जो समर्पण जो रहता है वो ज़्यादा काम कर जाता है। और हम मतलब ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती समय को ये करें, लेकिन अगर समय हो भी जाता है तो डर के आगे हमारा जो काम के प्रति जो समर्पित भावना है, जो प्रतिबद्धता है, वो काम आता है और हम उस डर से आगे निकल कर काम कर लेते हैं। जी, काम तो कर ही लेते हैं क्योंकि हम महिलाएं हैं और जितना भी डर हो, लेकिन उस डर को साइड करके हम काम करते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा मौजूदा मैम के पास आऊँगी कि मैम, जैसे उन्होंने कहा कि डर रहता है, चीज़ें रहती हैं उस हिसाब से, लेकिन हमें काम करना होता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है या किस तरीके से आप, अगर मान लीजिए लेट हो गया आने में, तो क्या रहता है दिमाग में, क्या चलता है? मेरे को कभी किसी चीज़ का जल्दी डर नहीं रहता है। मेरे को काम करना है, मेरे को काम में फोकस करना रहता है कि मेरे को काम करना है। ऐसे हम लोग को वेडिंग का मतलब वेडिंग फोटोग्राफर है हम लोग, तो हम लोग को पूरा नाइट ही हम लोग को मतलब रहना पड़ता है। तो हमारी टीम रहती है, मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो मैं कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मेरे को डर एक ही चीज़ का रहता है, मेरा बेटा का क्योंकि वो इज़ स्पेशल चाइल्ड, एक स्पेशल चाइल्ड की मदर रहते हुए मेरे को बस मेरे बेटे पे फोकस रहती है कि कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। काफ़ी मुश्किल की घड़ी थी जब शादी के बाद मेरा बेटा हुआ, तो उसके बाद जब मैं पता चला कि मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, तो उस समय मेरे थोड़ा सा पंख
लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं कई दिन तक मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मेरे को सिर्फ लगता था कि नहीं उसका केयर करना है, और वो काफ़ी हाइपर भी है, तो मैं नहीं कर पाती थी। उसको हर जगह ले जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। प्रभा, यहाँ पर वो मैम थोड़ा भावुक हो रही हैं, लेकिन मैं उनसे बस ये कहना चाहूँगी कि एक माँ होना ही खुद में एक चैलेंज है, और एक स्पेशल चाइल्ड की माँ होना वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। और उन्होंने जिस तरीके से अपने बच्चे को संभाला है वो सच में सैल्यूट करने के लायक है। और इसके साथ मैं आगे अनुपमा मैम से जुड़ना चाहूँगी, क्योंकि वो एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं यहाँ पहुँची हैं, उनके कामयाबी के पीछे अगर कुछ है तो वो है शिक्षा। शिक्षा को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए मैम? जैसे कि सवाल आपने सुना हो कि शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए। हाँ, हमें कोई भी परेशानी तब तक होती है जब तक हमें उसकी जानकारी नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, जानकारी के अभाव में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो एजुकेशन के माध्यम से हम लोग अपने जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे बच्चे हैं, उनको हम लोग हर चीज़ की जानकारी, लॉ की जानकारी, पुलिस की जानकारी, कोई भी खतरा हो जाए तो वो जो शक्ति ऐप है उसकी जानकारी, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं। और ये सही है कि जब आपके पास जानकारी होगी ना तो आपका भय खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अगर आप लॉ की बात कर, मान लीजिए आपको कोई लड़का ही परेशान कर रहा फ़ोन करके, आप उसको केवल एक बार बोल दीजिए पुलिस को आपका नंबर दे रहे हैं, वहीं से आधा डर खत्म हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में एजुकेशन के माध्यम से ही बच्चों को बताना होगा, और एजुकेशन के माध्यम से वो बच्चे सही और गलत के बीच में अंतर जानते हैं, अपने अधिकारों को समझते हैं और निडर होकर आगे बढ़ते हैं। सही कहा आपने अनुपमा, हम चाहे वो डर हो या फिर सही गलत का जो निर्णय लेना हो, उसमें शिक्षा का काफ़ी महत्व रहता है। और एक बार फिर से मैं जो डर का टॉपिक स्टार्ट किया था आपने खुशबू, मैं उस पर दोबारा जाऊंगी और मोनिता मैम के पास जाऊंगी, क्योंकि मैं भी प्रभा मोनिता मैम के ही पास पहुंच रही थी, क्योंकि उन्होंने जैसा कि बोला हुआ है कि यहाँ पर जब वो घर से बाहर निकली, एक्टिंग के फील्ड को उन्होंने चुना, और उस टाइम पर जिस तरीके से उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, उसके बाद भी आज वो यहाँ हैं। तो वो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, और खासकर इस जगह से? जी मोनिता, तो मैं आपसे सवाल कर रही थी कि आपने एक तो बता दिया कि नज़रिया क्या है लोगों, लेकिन खुद अगर बात करें, क्योंकि जैसे दूसरे फील्ड में है वहाँ 9 to 5 की जॉब होती है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी कहीं जाना पड़ सकता है। तो उस समय एक फैमिली सपोर्ट है, सब कुछ है, हस्बैंड भी हैं, लेकिन आपके मन में क्या ख्याल है, क्या वो डर रहा है कभी? मेरा ये मानना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस एक घोड़े की तरह बनो, दोनों तरफ इस तरीके लगा लो, फोकस अपने काम पे रखो, अपने काम में ईमानदारी रखो, सच्चाई रखो, दैट्स इट। जी, और क्योंकि एक और जो आपने कहा कि लोग सोचते हैं एक कि गंदी मेंटालिटी रखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में है तो शायद कैरेक्टर भी जज किया जाता है, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो क्या आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा? सुनी सुनाई बातों से एक दिन पता चला कि किसी बंदे ने कुछ बोला मेरे बारे में, या मतलब वैसा कुछ बहुत गंभीर भी नहीं, तो हाँ ठीक है, वो तो लेट से घर पे आती है। लेकिन फिर सडनली 6 मंथ के बाद में उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि ऐसा है मोनिता मैम, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को आप एक्टिंग सिखाएं, और छोटी बिटिया भी एक्टिंग सीखना चाहती है। तो मुझे कहीं मतलब लगा कि हाँ कुछ तो अचीव हो रहा है लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जो लेग पुलिंग वाली चीज़ होती है, जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तभी ज़्यादा होती है, और जब आप किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो शायद उसी को लोग प्रेस करने लगते हैं। और एक और लास्ट टॉपिक जिसके साथ मैं कंक्लूड करूंगी कि स्त्री के मन की बात, कि वो कहते हैं कि स्त्री के मन की बात कोई नहीं जान सकता, कब क्या चल रहा है, कब क्या वो सोच रही है, ये कोई नहीं पहचान सकता। और इसी पर जो हमारे साथ राष्ट्रीय मैम कवित्री, उन्होंने एक काफ़ी अच्छी कविता लिखी है और चाहेंगे कि वो आप सुनाएं मैम। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन मैं मतलब पुरुषों के प्रति भी पूरी सहानुभूति रहती है। जब हमारी जैसी हमारी औरतें या हमारी घर की जो लड़कियां हैं, वो जब शादी करती हैं, और जिस लड़के से शादी करती है, तो वो एक लगता है जैसे टॉर्चर उनको किया जा रहा है उस लड़की के द्वारा, ऐसा भी देखने को आता है। तो हमें उन पुरुषों से भी पूरी सहानुभूति है, और हम ये कहेंगी कि लड़कियां पढ़े ज़रूर, लेकिन घर को देखना उनका सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए। ये मेरा एक संदेश कह सकती है आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और अपने बच्चियों के लिए भी। और उसी के साथ में जैसा आपने कहा, तो एक छोटी सी कविता है। हम कई बार स्त्री मन को जो है वो सोचती है कि क्या उनके मन में चल रहा है, जैसा कि आप कहीं
तो कभी हमें विशेषण से विभूषित किया जाता है कि हम तो देवियाँ हैं, कभी कहा जाता है कि हम तो माँ है, कभी कहा जाता है कि हम पृथ्वी की तरह बिल्कुल सब कुछ सहन करने के लिए है। तो उसी पर ये है, स्त्री मन को समझ लेना, न होती वो तो संसार क्या होता। स्त्री मन को समझ लेना, न होती वो तो संसार क्या होता। बस यह जान लेना, किसी विशेषण से विभूषित न करना। अपने बच्चों के मन में स्त्री के लिए सम्मान जगा देना। अगर हम बच्चों के लिए ऐसा करें तो जो भविष्य में आज जो सुरक्षा की बात करते हैं और इस तरह की जो रेप की घटनाएं वो ना होती। अपने बच्चों के मन में स्त्री के लिए सम्मान जगा देना, कभी महिमा मंडित न करना। भाव उसके दिल में भी है, यंत्र न समझ लेना, उसे मशीनी न समझ लेना। किसी अलंकरण से अलंकृत न करना, वह भी चाहती है खुलकर सांस लेना, वह भी चाहती है खुलकर सांस लेना। बस इतना समझ लेना, साधारण सी औरत है, देवी न समझ लेना। बहुत सुंदर मैम। और जैसा कि मैम की कविता में बस ये साफ था कि किसी औरत को विभूषण से विभूषित करने की ज़रूरत नहीं है, अलंकार से अलंकृत करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लेना है कि वो औरत है और इस समाज का एक अहम हिस्सा है। अनुजा, मैं ये भी कहती हूँ कि जब हम बेटियों से बोलते हैं कि तुम इतनी शाम हो गई, इतनी रात हो गई, तुम घर क्यों नहीं लौटी, यही सवाल बेटों से भी करना चाहिए कि तुम इतनी रात को कहाँ थे, इतनी रात तक तुम कहाँ क्यों बाहर थे। तो ये न कहीं मुझे लगता है कि ये बेटों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि वो भी समय पर घर आए, अननेसेसरी बाहर ना घूमे। समानता की शुरुआत वहीं से होती है कि सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी सही समान शिक्षा देनी चाहिए। अनुजा, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैम कही कि हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि स्त्री के समान वो कैसे इज्जत जो है वो खुद में बढ़ाएं और उन्हें घर से ही सिखाया जाए कि स्त्री की जो है इज्जत करनी चाहिए। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आज हम अच्छा करेंगे तो हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं उन सभी से कहूँगी कि वो आप खुद से वादा कीजिए, खुद से ये प्रण लीजिए कि इस बार अब से वो महिलाओं के साथ बदसलूकी नहीं करेंगे और जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उनका सम्मान करेंगे, उनके जीवन में और उनकी जो करियर है उसमें आगे बढ़ने में मदद भी करेंगे। क्योंकि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि समाज का जो एक पहिया है हमें उसे मजबूत बनाना है और तभी समाज जो है वो रफ्तार से आगे बढ़ सकेगा। मैं सभी जो हमारी महिलाएं हैं जो काफ़ी वर्किंग हैं और अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, उनसे एक बार मैं ये आखिरी सवाल मैं ज़रूर लेना चाहूँगी कि इस बार के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वो जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, उन बच्चियों को क्या कुछ कहेंगी, क्या मैसेज देंगी? जी, एक एक करके मैं सब पर आऊँगी। सुजाता मैम, जैसे आप कहूँगी कि जो बच्चियाँ स्ट्रगल कर रही हैं, आगे बढ़ना चाह रही हैं, उनको क्या मैसेज देंगी? मैं उनको यही बोलूँगी, स्ट्रांग बनो, मन से, शरीर से और स्वभाव से। स्ट्रांग बनोगे तो हर क्षेत्र में विजय निश्चित है। जी, चंद्रश्री मैम। स्ट्रगल तो जारी रखना पड़ेगा। स्ट्रगल में पड़ गए हो तो कुछ करके निकलना है, हौसला नहीं छोड़ देना है। जी, मोदिता मैम। स्ट्रगल तो करना ही है, बिना स्ट्रगल के कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बन के रहे और पॉजिटिव थिंकिंग ही रहे कि हाँ मैं वो कर लूँगी, मेरे को वो अचीव करना है, मैं वो अचीव करके रहूँगी, ये जज्बा मन में होना चाहिए और ज़रूर वो सफल होंगी। अनुपमा। सपना पालो आसमान के जैसा, अगर उसके टुकड़े भी हों तो चांद के बराबर हों। बहुत खूब मैम। सुगंधा मैम, आप क्या कहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि परेशानियाँ तो बहुत आती रहेंगी हमारे रास्ते में, लेकिन उन परेशानियों का सामना करते हुए और बहुत स्ट्रांगली मैं बोलूँगी कि हर किसी को आगे बढ़ते रहना होगा। अनिता मैम, आप क्या कहेंगी? बाकी सब ने तो सब कुछ कह दिया। मैं उन बच्चियों से तो नहीं, उनके पेरेंट्स से ज़रूर कहना चाहती हूँ कि लड़की को ये ज़रूर बताएं और ये ज़रूर भरोसा दिलाएं कि बेटा शादी के बाद भी अगर कुछ गलत होगा ना, डरो मत, हम तुम्हारे साथ तब भी हैं। ये भरोसा ज़रूर दिलाएं बेटियों को। भरोसा और विश्वास ही है जो किसी भी इंसान को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको आगे ले जाता है। और जैसे कि यहाँ सभी महिलाओं ने कहा, अपने जो आगे जो जनरेशन है उनको ये संदेश दिया कि मजबूती से फिजिकली और मेंटली समाज का सामना करें और आगे बढ़ते रहें।
जी प्रभा, यहाँ पर सभी के तरफ से एक बहुत ही प्यारा मैसेज तमाम दर्शकों के लिए, और मेरे तरफ से मैं पर्सनली हर किसी को, सुजाता मैम, मोंजिता मैम, राजश्री मैम, मोनिता मैम, अनुपमा मैम, सुगंधा मैम, चंद्रोशी मैम और आखिर में रितिका, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों के बीच महिलाओं के सम्मान को लेकर इतनी बेहतरीन बातें कहने के लिए, एक संदेश पहुंचाने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और समाचार प्लस झारखंड बिहार की टीम की तरफ से सभी महिलाओं को, सभी औरतों को, स्त्रियों को वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। महिलाएं आगे बढ़ेंगी और उन्हें आगे बढ़ाने में पुरुषों का भी उतना ही हाथ है। तो सिर्फ आज महिलाओं की बात नहीं होगी, पुरुषों को की भी बात होगी, क्योंकि उनका भी उतना ही रोल है जितना महिलाओं का रोल है समाज में। जी, तो समाचार प्लस की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे।